हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं नुमान वकास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक है फीजर-काहन रूल। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने वुडवर्ड एंड फीजर रूल डिस्कस किया था। वो हमने कॉन्जुगेटेड आयंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, उनकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो आज उसी से रेलिवेंट ही है एक नया टॉपिक फीजर-काहन रूल। अब ये फीजर-काहन रूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब तक हमारे पास 2 कॉन्जुगेटेड आयन थे तब तक हम वुडवर्ड एंड फीजर रूल अप्लाई करते थे। लेकिन जब हमारे पास 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में आ जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फीजर-काहन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो वुडवर्ड एंड फीजर रूल था वो ओनली वैलिड था फॉर स्मॉल कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंपाउंड में जब 4 डबल बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन में हों तब हम वुडवर्ड एंड फीजर रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 से ज़्यादा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएं फिर हम उसके लिए फीजर-काहन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, कब तक आखिरकार हम ईच एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर का एडिशन करते रहेंगे? क्योंकि जब 4 से ज़्यादा नंबर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे फिर हम क्या करेंगे, ये फीजर-काहन रूल अप्लाई करते हैं। वुडवर्ड एंड फीजर रूल ओनली वैलिड है फॉर स्मॉल कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए। यानी कि एक ऐसा डाइन जिसमें हमारे पास 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद होंगे उसके लिए हम वुडवर्ड एंड फीजर रूल अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ेगी फिर हम क्या करते हैं, फीजर-काहन रूल अप्लाई करते हैं। अब इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्सिमम थ्रू फीजर-काहन रूल। लैम्डा मैक्सिमम इक्वल है हमारे पास 114 प्लस हमारे पास 5m प्लस n इंटू 48.0 माइनस 1.7n माइनस 16.5 r एंडो माइनस 10 r एक्सो। अब इस इक्वेशन में हमारे पास 114 था, ये हमारे पास बेस वैल्यू होती है पोलीइंस के लिए। लास्ट 2 हम लेक्चर्स में हमने देखा था जो पेरेंट मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते थे उसके लिए हमने बेस वैल्यू फिक्स करके रखी हुई थी। इसी तरह हमारे पास पोलीइंस के लिए फिक्स वैल्यू होती है, वो है 114 नैनोमीटर। इस इक्वेशन में जो हमारे पास m है, m नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हों या रिंग रेजिड्यू होंगे। जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को, और जो r एंडो है इस इक्वेशन में वो है नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यानी कितनी रिंग्स हमारे पास उस मॉलिक्यूल में हैं जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ मौजूद हैं। आर एक्सो हमारे पास है नंबर ऑफ रिंग्स विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यानी हमारे पेरेंट मॉलिक्यूल में कितनी रिंग्स हैं जिनमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हम इससे रेलिवेंट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है रेटिनोल की। जब हम पोलीइन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की तादाद देखनी होगी कि हमारे पास कितने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो इस हमारे मॉलिक्यूल रेटिनोल में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की तादाद है 5। ये हमारे पास फर्स्ट डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ। ये हमारे पास पाई सिग्मा पाई, ये हमारे पास एक कॉन्जुगेशन हो जाएगी। इसी तरह सेकंड में हमारे पास देखें पाई सिग्मा पाई, ये हमारे पास सेकंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ और ये हमारे पास है फिफ्थ। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की तादाद हो गई 5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फीजर-काहन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो है 325 नैनोमीटर। अब हम वो फीजर-काहन रूल की इक्वेशन अप्लाई करके चेक करते हैं कि बाकी ये जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आई है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के कितनी करीब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे m हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू। अब रेटिनोल के अंदर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 है। ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप ये, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये। अब ये हमारे पास है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर को हम फीजर-काहन रूल में इग्नोर करते हैं, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट एडअप नहीं करते। दूसरा अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिंग रेजिड्यू कितने मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो पेरेंट मॉलिक्यूल है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, इसको व्यू रखते हैं। तो देखें ये हमारे पास था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल।
इसके अलावा अगर हम यानी कि रिंग रेजिड्यू वो होता है कि अगर हम इसी मॉलिक्यूल को इस तरह से तोड़ें कि साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास एलिफेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ से तोड़ें, एक रिंग रेजिड्यू हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा हमारे पास रिंग रेजिड्यू यहाँ पे हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड पार्ट हमारे पास अलग हो जाएगा। तीसरा हमारे पास रिंग रेजिड्यू यहाँ से होगा, ये हमारे पास OH ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा कॉन्जुगेटेड पार्ट अलग हो जाएगा, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो हमारे पास थे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू थे हमारे पास 3, तो टोटल हमारे पास M की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह अब हम देखते हैं N, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, वो हमारे पास रेटिनोल के अंदर 5 होते हैं। R एंडो, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं जिसके अंदर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस मॉलिक्यूल में एक ही रिंग है और उस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड एक मौजूद है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो हमारे पास है 1। R एक्सो, नंबर ऑफ रिंग्स विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर कोई नहीं है, वो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में एब्सेंट है। अब हम रेटिनोल के मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं थ्रू फ़ीज़र-काहन रूल। तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम इक्वल था 114 प्लस हमारे पास 5m प्लस n इंटू 48.0 माइनस 1.7 n माइनस 16.5 R एंडो माइनस 10 R एक्सो। अब देखें लैम्डा मैक्सिमम ये हमारे पास 114 बेस वैल्यू थी फॉर पॉलीइन्स के लिए, 5m की वैल्यू हमारे पास रेटिनोल के लिए 5 आई थी, 5 इंटू 5। इसी तरह प्लस हमारे पास n, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स उनकी तादाद भी हमारे पास थी 5, 48.0 माइनस 1.7 इंटू n की वैल्यू थी हमारे पास 5, ये हमारे पास माइनस 16.5 R एंडो हमारे पास रिंग रेजिड्यू जो था एक था, तो 16.5 इंटू 1, तो ये हमने वैल्यूज़ उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अब लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व आउट करना है। ये 5 बाहर का वैसे रहेगा, 48.0 माइनस 1.7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 8.5 बनता है, माइनस 16.5। नेक्स्ट देखें 114 प्लस हमारे पास 25 प्लस 5, 48.0 माइनस 8.5, तो ये हमारे पास बनता है 39.5। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव 16.3। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को एडअप कर दिया, 139 प्लस हमारे पास 5 को 39.5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 197.5 बनता है, माइनस हमारे पास 16.5। इन दोनों को एडअप करके और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई 320 नैनोमीटर, जो कि हमने कैलकुलेट की, जबकि हमारे पास इस मॉलिक्यूल के लिए रेटिनोल के लिए जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो है 325 नैनोमीटर। अब कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस आया 5 नैनोमीटर का, विच इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था फ़ीज़र-काहन रूल का, तो ये ऑथेंटिक समझा जाता है क्योंकि इसकी मदद से जो हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट की वो नियरली ऑब्जर्व्ड वैल्यू के करीब है। अब जो रेटिनोल का मॉलिक्यूल है वो किस रीजन में ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हम जानते हैं 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन है वो यूवी रीजन होता है, 400 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है वो विजिबल रीजन है। तो रेटिनोल की जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई वो है 320 नैनोमीटर, जो कि 200 एंड 400 नैनोमीटर के बिटवीन है। तो ये रेटिनोल ऑक्यूपाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास बीटा कैरोटीन की। अब ये बीटा कैरोटीन की ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या करते हैं, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जब एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करके नहीं देते, वो हमें डायरेक्टली कहते हैं कि बीटा कैरोटीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब वो हमें ये भी नहीं बताते कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होता है, हमें खुद से लॉजिक लगानी होती है, खुद से फार्मूले को देख के गैस करना होता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारे पास बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर है। अब बीटा कैरोटीन को याद करने के लिए सिंपलेस्ट ये है कि इसमें जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की तादाद होगी वो हमारे पास 11 होती है। अब जो ये हमारे पास एलिफेटिक होगा, 2 हमारे पास रिंग होंगी, रिंग के अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है एलिफेटिक चेन के साथ, यानी इस रिंग वाला कार्बन और लास्ट रिंग वाले कार्बन को छोड़ के बीच के जो कार्बन एटम की तादाद है वो टोटल हमारे पास 18 आती है।
और दो हमारे पास रिंग्स मौजूद हैं। इस रिंग में एक हमारे पास एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके साथ ही मिथाइल ग्रुप है, और साथ में हमारे पास इस रिंग में दो और मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम के ऊपर अटैच हैं। तो टोटल हमारे पास 18 कार्बन एटम ये हमारे पास एलिफेटिक चेन के अंदर हो जाते हैं, जबकि दो रिंग्स हमारे पास इसके साथ अटैच होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, बीटा कैरोटीन में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं वो उनकी तादाद होती है 11, और इसमें 10 मिथाइल ग्रुप होते हैं। 4 जो मिथाइल ग्रुप हैं ये देखें हमारे पास चेन में लगे हुए हैं। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप ये हमारे पास, तीसरा ये, चौथा ये। 4 मिथाइल ग्रुप हमारे पास चेन में होते हैं, जबकि 6 जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो रिंग के अंदर होते हैं। एक रिंग के ऊपर हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप, ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप ये। और इसी तरह दूसरी साइड पे, इसकी एलिफेटिक चेन की दूसरी साइड पे दूसरी रिंग है, उसके पास भी 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब ये हमारे पास फार्मूला था लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करने का, 114 प्लस हमारे पास 5m प्लस n इंटू 48.0 माइनस 1.7 n माइनस 16.5 आर एंडो माइनस 10 आर एक्सो। अब हम फीजर-काहन रूल को अप्लाई करते हुए इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि m कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर थी। m हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या हमारे पास रिंग रेजिड्यू। अब देखें इसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप वो देखने हैं जो हमारे पास कॉन्जुगेशन में मौजूद हों। तो एक हमारे पास ये पाई सिग्मा पाई, ये जो अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप था ये कॉन्जुगेशन में मौजूद है। इसी तरह 2 मिथाइल ग्रुप ये हमारे पास इसमें मौजूद है, इसी रिंग में ही। 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, ये हमारे पास 4th मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे पास 5th, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास 10। तो टोटल हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स की तादाद है 10। अब हम क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन के केस में एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि हम क्या करते हैं, m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही लेते हैं। इस केस में हम रिंग रेजिड्यू नहीं लेते। बस इतनी सी एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बीटा कैरोटीन के लिए हम m की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को काउंट करते हैं, जो कि उनकी तादाद है 10, जबकि हम इसमें रिंग रेजिड्यू नहीं देखते। अब हमारे पास m की वैल्यू आई हमारे पास बीटा कैरोटीन के लिए 10। अब हम देखते हैं n नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में मौजूद है। ये फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारे पास 4th, ये 5th, ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये हमारे पास 11। टोटल हमारे पास 11 डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं। तो बीटा कैरोटीन के अंदर 11 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में मौजूद होते हैं। बीटा कैरोटीन में n की वैल्यू हमारे पास 11 होती है, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आर एंडो, यानी कितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं जिसमें एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हमारे पास 2 रिंग हैं, एक स्टार्ट में और एक एट द एंड। अब इस रिंग में भी हमारे पास एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है और इस रिंग में भी हमारे पास एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स की तादाद हो जाएगी 2। नेक्स्ट हमने देखना है कि आर एक्सो, नंबर ऑफ रिंग्स विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो हमारे पास दोनों रिंग्स के अंदर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब हम ये वैल्यूज़ क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस 5 इंटू m था, m की वैल्यू हमारे पास आई 10, प्लस हमारे पास n की वैल्यू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में मौजूद थे 11 इंटू 48.0 माइनस 1.7 इंटू 11 माइनस 16.5। आर एंडो की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 0। अब देखें इसको सॉल्व आउट करते हैं। 114, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 15 आया, प्लस 11 48.0 माइनस 1.7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 18.7 इंटू ये 16.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 33। अब 114 को ऐड करें 50 में तो ये हमारे पास 164 बनता है, प्लस 11 48.0 माइनस है 18.7 तो ये हमारे पास 29.3 माइनस 33। अब ये हमारे पास आया 164 प्लस 11 को 29.3 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 322.3 बनता है, माइनस 33
अब हमने इन दोनों को एडअप किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई 453.3 नैनोमीटर। ये हमने कैलकुलेट की फीजर-कहन रूल की मदद से। जबकि हमारे पास इसके लिए जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से देखते हैं, वो हमारे पास है 452 नैनोमीटर। अब देखें ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में ऑलमोस्ट 1.3 का डिफरेंस आता है, जो कि इतना लार्जर नहीं है, ये इग्नोर किया जा सकता है। तो ये फार्मूला फीजन-कहन रूल की इक्वेशन वैलिड समझी जाती है, अथेंटिक समझी जाती है फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्सिमम, वो भी पोली कॉन्जुगेटेड ईन्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो बीटा कैरोटीन था किस रीजन में ऑक्युपाई होता है। जैसा कि हम जानते हैं 200 से 400 नैनोमीटर वो हमारे पास है अल्ट्रावायलेट रीजन, जबकि 400 से 800 नैनोमीटर है वो हमारे पास विजिबल रीजन। तो वेवलेंथ आई हमारे पास इसके लिए 453.3 जो कि कैलकुलेटेड थी, और हमारे पास ऑब्जर्व्ड है 452 नैनोमीटर। तो मतलब 400 से क्रॉस कर गई तो ये हमारे पास बीटा कैरोटीन ऑक्युपाई करता है विजिबल रीजन। अब जैसे ही इसकी वेवलेंथ बढ़ी एज कम्पेयर टू रेटिनॉल, तो अब हम देखते हैं शिफ्ट जो हमारे पास हो गई मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ, तो वो हमारे पास रेड शिफ्ट में ऑक्युपाई कर रहा है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। अब ये हमारे पास बीटा कैरोटीन की तरह है, लेकिन ये हमारे पास ऑल ट्रांस लाइकोपीन है। इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बीटा कैरोटीन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या थी, वो साइकिल थी। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑल ट्रांस लाइकोपीन के अंदर उस साइकिल को कन्वर्ट कर देते हैं एलिफेटिक की तरह। मतलब इसमें ये जो दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच थे बीटा कैरोटीन में, उसको अब हमने क्या कर दिया, एलिफेटिक में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह इस रिंग में और ये हमारे पास लास्ट वाली रिंग में भी, यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच थे, लेकिन लाइकोपीन के केस में ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि ये एक चेन की फॉर्म में बनाते हैं। तो इसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देखना चाहते हैं फीजर-कहन रूल की मदद से। तो इक्वेशन थी हमारे पास 114 प्लस हमारे पास 5m प्लस n इंटू 48.0 माइनस 1.7 n माइनस 16.5 आर एंडो माइनस 10 आर एक्सो। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, m नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू। तो सबसे पहले हमने वो अल्काइल ग्रुप देखने हैं जो कॉन्जुगेशन में मौजूद हों। एक अल्काइल ग्रुप ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई के साथ, ये कॉन्जुगेशन के साथ मौजूद है। दूसरा अल्काइल ग्रुप ये हमारे पास मौजूद है। तीसरा अल्काइल ग्रुप ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ अल्काइल ग्रुप, ये भी कॉन्जुगेशन में है। ये हमारे पास फिफ्थ अल्काइल ग्रुप और ये हमारे पास सिक्स अल्काइल। ये 6 अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं। लेकिन ये जो अब रिंग से टूट गए हैं, यानी कि रिंग अब रही नहीं है, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप उसमें काउंट नहीं किए जाते जब हम इसके लिए m की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो 2 अल्काइल ग्रुप थे ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, इस वजह से इसे हम m की वैल्यू के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब 6 हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब हम देखते हैं कि रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं, यानी इतने से अगर पार्ट को हम अलहदा कर दें, ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड जो पोलीइन था तो वो हमारे पास रिंग रेजिड्यू बना देगा, इतने से पार्ट, ये हमारे पास ये पार्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक ऑफ करें तो एक रिंग रेजिड्यू ये हमारे पास बना, दूसरा हमारे पास रिंग रेजिड्यू ये बना। टोटल हमारे पास 6 थे अल्काइल ग्रुप, 2 हमारे पास रिंग रेजिड्यू, तो m की वैल्यू आई हमारे पास 8। n की वैल्यू बीटा कैरोटीन के लिए और ऑल ट्रांस लाइकोपीन के लिए सेम रहती है और वो हमारे पास है 11। अब आर एंडो नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक, जब हमारे पास वो साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं रहा तो ये हमारे पास आर एंडो की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और इसी तरह आर एक्सो की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही होगी। अब हम ये क्या करते हैं, ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस हमारे पास है 5। अब m की वैल्यू हमारे पास ऑल ट्रांस लाइकोपीन के लिए आई 8 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 11 है जो कि बीटा कैरोटीन और ऑल ट्रांस लाइकोपीन के लिए सेम ही है, इंटू 48.0 माइनस 1.7 इंटू 11 आर एंडो और आर एक्सो उनकी वैल्यू हमारे पास थी 0। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस हमारे पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 40 आता है, प्लस हमारे पास 11 इंटू 48.0। अब 1.7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18.7 आता है। 114 प्लस हमारे पास 40 तो ये हमारे पास 154 बना,
प्लस हमारे पास 11, 48.0 में से माइनस कर दें 18.7 तो ये हमारे पास 29.3 बनता है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में 29.3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास बना 322.3 प्लस हमारे पास 154। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई 476.3 नैनोमीटर, ये हमने कैलकुलेट की। जबकि हमारे पास इस मॉलिक्यूल के लिए जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी लैम्डा मैक्सिमम की वो है 474 नैनोमीटर, विच इज़ वेरी क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू। The difference between calculated and observed value is almost 2.3, which is not large enough, तो it can be ignored, neglected। तो ये हमारे पास फीजर-कहान रूल की मदद से हमने क्या किया, पोलीइन्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट की। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, तो इस बात का ये मतलब है जो फीजर-कहान रूल की इक्वेशन है ये ऑथेंटिक इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ऑफ पोलीइन्स। ये था हमारा आज का टॉपिक फीजर-कहान रूल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पिछले दोनों लेक्चर्स को कंडेंस करेंगे, यानी कि वीडियो क्वालिटीज़ की वजह से वो क्लियर अप नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, उन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके कंडेंस कर दूँगा। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, वॉच करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।